नमस्कार। यूरोप हिस्ट्री पढ़ते हुए हमने यूरोपियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा जो फ्रांस से शुरू हुआ था। उसके बाद हमने देखा ईरा ऑफ नेपोलियन। उसके बाद हमने देखा था ट्रीटी ऑफ वाइना साइन हुई थी बिटवीन द पावर्स ऑफ यूरोप। अब उसके आगे हम शुरू करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद की हिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि वहाँ की सोसाइटी का अब स्ट्रक्चर क्या है। आफ्टर ट्रीटी ऑफ वाइना यूरोप में 3 तरीके के लोग थे। हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कंजर्वेटिव्स, एक है रिवॉल्यूशनरीज, एक है लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स कौन लोग हैं? कंजर्वेटिव्स वो लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो पुराना सिस्टम था ना यूरोप का, जिसमें राजा थे, चर्च होता था, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके, वो बढ़िया है, वही सिस्टम सबसे अच्छा था और हमको कोशिश करनी चाहिए कि वैसा ही सिस्टम यूरोप में रहे। लेकिन उन्होंने बोला कुछ चीज़ें जो नेपोलियन के आने के बाद यूरोप में हुई, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं दे पीपल आर सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की। लेकिन उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट किया कि जो नेपोलियन ने मॉडर्नाइजेशन लेकर आया है वो यूरोप में, वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है। हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको यूज़ करेंगे टू स्ट्रेंथन आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम। जिन लोगों की ऐसी सोच थी उनको हमने कंजर्वेटिव्स बोला। ये सोच किन लोगों की रही होगी? जो राजा थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका राज अभी भी बना रहे। तो ऑब्वियसली कंजर्वेटिव्स कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो मोनार्क थे या जो किंगडम चला रहे थे, या उनसे जुड़े हुए लोग जिनको उनसे फ़ायदा हो रहा था। तो एक कैटेगरी थी चर्च की, राजाओं की, और भी वो लोग जो उन लोगों से जुड़े हुए थे, वो उन सब लोगों को बोला गया कंजर्वेटिव्स। नेक्स्ट कैटेगरी है रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरीज वो लोग थे जो कंजर्वेटिव्स के हाथों जिन्होंने सबसे ज़्यादा भुगता था, जिन्होंने महंगाई की मार भुगती थी, जो फार्मर्स थे, और वो सबसे ज़्यादा इस सिस्टम के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि सिस्टम में कुछ ऐसा फेरबदल हो कि उनको जो उन्होंने खोया है, जो महंगाई से वो भुगत रहे हैं, उनको जो बेसिक इश्यूज हैं जो उनकी सुनाई नहीं जा रही है, या इस तरीके की जो बेसिक प्रॉब्लम से जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो लोग थे रिवॉल्यूशनरीज, जो सड़कों पर आ गए थे, जिन्होंने विद्रोह किया था, जो महंगाई के कारण या और भी इसी तरीके की जो बेसिक इश्यूज के कारण फाइट कर रहे थे। दे पीपल आर द रेवोल्यूशनरीज। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लिबरल्स की। लिबरल्स वो लोग थे जो फ्रांस में एजुकेटेड मिडिल क्लास, बेसिकली जो मिडिल क्लास धीरे धीरे यूरोप में, फ्रांस में ग्रो हुआ था, उसमें जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था और उनसे जुड़े हुए लोग जिन्होंने अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना शुरू किया इन द फॉर्म ऑफ मीडिया, न्यूज़पेपर। जो इन्होंने एक्चुअली ये वो लोग थे जिनके आइडियाज़ ने इन्फ्लुएंस किया कहीं ना कहीं लोगों को, रेवोल्यूशनरीज़ को, एक बदलाव के लिए। तो जो मिडिल क्लास लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, या द पीपल हु आर बिहाइंड द आइडियाज़ ऑफ रेवोल्यूशन, दे पीपल आर द लिबरल्स। इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो प्रॉस्परस बिजनेसमैन हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। उसमें उस कैटेगरी में हमने लिबरल्स को रखा। तो बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, कंजर्वेटिव्स, रिवॉल्यूशनरीज और लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स वो सोच वाले जो मोनार्की या चर्च के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसके सपोर्टर्स थे। रेवोल्यूशनरीज वो लोग जो सड़कों पर आ गए थे। लिबरल्स कहीं ना कहीं द पीपल हु आर बिहाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल, वो एक तबका जिसने रेवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया था, जिन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए थे, जिन्होंने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को पढ़ा था या जो लोगों को समझाया था कि क्या बदलाव हो सकता है। लिबरल्स में एक खास बात क्या थी कि इस लिबरल्स कैटेगरी में वुमेन आर वेरी एक्टिव इन टू दिस सेक्शन एंड मेनी वुमेन फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल ग्रुप्स। दे फाउंडेड different groups to express themselves. They take part in political meetings and demonstrations that happened in Europe in that period. ट्रीटी ऑफ वाइना से एक्चुअली हुआ क्या था? जो ट्रीटी ऑफ वाइना थी उसमें जिन लोगों ने नेपोलियन को हराया था वो लोग सब मिले थे। मिलकर उन्होंने
क्या कोशिश की थी? दे वांट टू रिस्टोर द पावर ऑफ रॉयल डायनेस्टीज. दे वांट ऑब्वियसली टू पुट restrictions on press and other mediums of communications जो रेवोल्यूशनरीज यूज़ कर रहे थे, कि उनको समझ में आया था कि वो लोग चाहते थे कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जैसा है वैसा चलता रहे. और उनके लिए प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही थी? जो लिबरल्स अपने आइडिया से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे. इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे थे? डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स है वो लोगों को आप कह सकते हैं भड़का रहे थे. एक तरीके से कंजर्वेटिव्स के लिए तो वो भड़काने वाली बात हो गई. तो उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर सबसे पहले रोक लगाने का डिसीजन लिया इन ट्रीटी ऑफ वाइना. उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट डिसीजन था, एवरीबडी एग्रीड टू इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी टू बी हेल्ड थ्रू आउट यूरोप. यानी कि एक रिलीजन, जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसको ही एक बेस रिलीजन माना गया थ्रू आउट यूरोप. जो और रिलीजन्स थे एक तरीके से उनको नकार दिया गया और ये एक्सेप्ट किया गया दैट चर्चेज एंड द जो चर्च से रिलीजन प्रमोट हो रहा है दैट विल बी द रिलीजन ऑफ यूरोप. और जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें, अगर व्हाट वाज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वाइना, तो इट वाज टू इंश्योर द बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. जो भी राजाओं थे उनके बीच में बाउंड्रीज को सेट कर दिया गया कि कौन से राजा का कौन सा एरिया मिलेगा. क्योंकि जो हलचल नेपोलियन के आने से हुई थी उसकी वजह से सभी राजाओं में एक अनरेस्ट था. उस अनरेस्ट को ख़त्म करने के लिए अलग अलग किंगडम्स में यूरोप की बाउंड्रीज को फिक्स किया गया. अब ट्रीटी ऑफ वाइना हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो रशिया में एक अनरेस्ट हुआ, पोर्तुगल में रेवोल्यूशन हुआ, एक रेवोल्यूशन ग्रीस में भी हुआ अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, बेल्जियम और पोलैंड में भी उसके बाद दंगे हुए, ब्रिटेन में भी काफ़ी अनरेस्ट रहा. तो दोज थिंग्स हैपेंड पोस्ट ट्रीटी ऑफ वाइना इन यूरोप. लेकिन ये हुआ कैसे? अब हम उस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे. अब अगर हम आगे का यूरोप स्टडी कर रहे हैं तो एक बार हम देख लेते हैं कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो आज यूरोप है वो कैसा है. आपके सामने स्क्रीन पे जो मैप अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे अटलांटिक ओशन है लेफ्ट में, उसके पास यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन और पोर्तुगल के जस्ट ऊपर है फ्रांस, फ्रांस के ऊपर एक टेरिटरी है जर्मनी, जर्मनी के पास एक छोटी सी जगह है नीदरलैंड, नीदरलैंड के नीचे अगर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, बोस्निया, बुल्गारिया, इस तरीके के छोटे छोटे देश मिलेंगे. एक नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे इटली है. अभी हमारी आने वाली वीडियो में हम काफ़ी रेफ़र करने वाले हैं इस एरिया को, इसीलिए मैं आपको ये मैप है एक बार दिखा रहा हूँ. अगर आप उससे राइट को बढ़ेंगे तो फिर पोलैंड है, यूक्रेन है और उसके बाद आपका जो पूरा का पूरा रशियन एम्पायर है. तो आज हमारी जो वीडियो में फोकस ऑफ डिस्कशन है ये फ्रांस, यूरोप का वो एरिया है फ्रांस, फ्रांस के जस्ट नीचे इटली, इटली के इधर स्पेन, पोर्तुगल और जर्मनी और पोलैंड. अब अगर इसको कंपेयर करें विद यूरोप ऑफ 1815, तो आप यूरोप ऑफ 1815 देखेंगे तो अब आपकी स्क्रीन पे आपको 1815 का जो यूरोप दिखाई दे रहा है. आप देखेंगे स्पेन और पोर्तुगल कहीं ना कहीं वैसा ही है. फ्रांस का साइज़ आपको कुछ बड़ा दिखेगा उस टाइम पे, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड लगभग वैसा ही है. लेकिन यहाँ पे इस वक्त पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड अभी इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड किंगडम. उसके बाद आप देखेंगे मेन तो एक ऑटोमन एम्पायर है बिल्कुल नीचे, उसके ऊपर जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है, प्रूसिया एम्पायर है और ये जो बीच में आपको छोटे छोटे से जो स्टेट्स दिख रहे हैं दिस इज़ योर हैब्सबर्ग एम्पायर. तो ये इस वक्त एग्जिस्टिंग स्टेटस है यूरोप का 1815 का. और हमने अभी एग्जिस्टिंग मैप देख लिया यूरोप का. तो अब हम कैसे 1815 के इस मैप के यूरोप से आज के यूरोप तक बढ़ेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आप देखेंगे ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर है इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ ये अब हम देखेंगे. हैब्सबर्ग एम्पायर में हम हैब्सबर्ग एम्पायर के स्पेन की बात करते हैं. हमने अभी यूरोप का मैप देखा, फ्रांस के जिस नीचे स्पेन था.
एक्चुअली 1815 में स्पेन वॉज कंट्रोल्ड बाय हैब्सबर्ग एम्पायर, लेकिन 1700 में क्या हुआ था, हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल से स्पेन निकल गया था और उसके जो राज पे फ्रांस के लुई फिलिप के ही एक रिश्तेदार हैं, फिलिप ड्यूक, ही वॉज पुटिंग हिज क्लेम ऑन द थ्रोन ऑफ स्पेन, यानी कि स्पेन के जो किंगडम है उस पे राज करने के लिए फिलिप ड्यूक ने क्लेम किया था। और क्योंकि वो ही वॉज अ रिलेटिव ऑफ किंग लुई 14, तो ही वॉज सपोर्टेड बाय लुई फिलिप। अब लुई फिलिप को ने सपोर्ट किया स्पेन को के लिए फिलिप ड्यूक को, और फिलिप ड्यूक को सपोर्ट किया फ्रांस ने, तो इट क्रिएट्स अ अनरेस्ट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन को लग रहा था कि इससे क्या होगा, फ्रांस का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, फ्रांस का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इस एरिया में, तो ऑब्वियसली फ्रांस एंड ब्रिटेन आर नॉट इन गुड टर्म्स। हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ देखी थी। तो ब्रिटेन फील्स इनसिक्योर ऑफ फ्रेंच डोमिनेशन इन द टेरिटरी, और उसने किसको सपोर्ट किया, हैब्सबर्ग का जो रूलर था उसको उसने सपोर्ट करने का डिसाइड किया। तो अब क्या हुआ, फिलिप ड्यूक और किंग लुई एक साइड हो गए, वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे फिलिप ड्यूक का राज होगा, लेकिन हैब्सबर्ग एम्पायर वो नहीं चाहता था कि उसके हाथ से स्पेन निकल जाए। उसको किसका साथ मिल गया, ब्रिटेन का। तो दिस रिजल्टेड इन अ वॉर ऑफ सक्सेशन फॉर स्पेनिश एम्पायर, विच एक्चुअली कंटिन्यूज, थोड़ी बहुत लड़ाई चलती रही 1701 से शुरू होकर 1714 तक। स्पेन की टेरिटरी पे कहीं ना कहीं एक वॉर चल रही थी, जिसके मेन लीडर्स कौन कौन थे, स्पेन से फिलिप ड्यूक, फ्रांस से लुई फिलिप, उधर से यूनाइटेड किंगडम जो सपोर्ट कर रहा था हैब्सबर्ग एम्पायर को। ठीक है, तो ये वॉर चली 1701 से लेकर 1714 तक। उसका रिजल्ट क्या आया, एक पीस ट्रीटी फाइनली इन 1714, जिसमें चारों पक्ष बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब आगे कैसे होगा आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ वॉर। तो सबसे पहले फिलिप ड्यूक की तरफ से ये आया कि ही विल सेटल डाउन इन स्पेन, और वो फ्रांस में कोई क्लेम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं फ्रांस भी इनसिक्योर था कि अब इसको स्पेन दिया, स्पेन और फ्रांस तो बिल्कुल बगल में ही है, तो ऐसा ना हो कि स्पेन से फिलिप ड्यूक फ्रांस का किंगडम भी डिमांड करने लगे। सबसे पहले फिलिप ने बोला ही विल नॉट पुट एनी क्लेम्स ऑन एनी रीजन ऑफ फ्रांस। दूसरा, उसके बाद ऑस्ट्रिया विल गेन कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज ऑफ इटली एंड नीदरलैंड्स एंड सरेंडर द ट्रीटीज ऑफ स्पेन। जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था, जो ऑस्ट्रिया था, जो या हैब्सबर्ग एम्पायर आप जिसको बोल सकते हैं, उसने बदले में वहाँ पे नीदरलैंड और इटली की कुछ लैंड पे अपना कंट्रोल किया, और स्पेन का जो रीजन है वो सरेंडर कर दिया। यानी कि स्पेन मिल गया फिलिप ड्यूक को, और ऑस्ट्रियन एम्पायर जो ऑस्ट्रिया के पास ही जो लैंड थी इटली की और नीदरलैंड की, वो वहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं लैंड, इसको आप बोल सकते हैं लैंड एक्सचेंज भी, कि स्पेन की जो लैंड थी वो मिल गई फिलिप ड्यूक को, और ऑस्ट्रियन एम्पायर को जो एरिया मिला आफ्टर दिस ट्रीटी, इटली और नीदरलैंड्स का एक एरिया मिल गया। तो फिलिप ड्यूक बिकम्स द रूलर ऑफ स्पेन, लेकिन कुछ वक्त बाद ही डाइड, और उनके जो सक्सेसर थे या उनके जो बेटे थे उन्होंने वहाँ पे राज किया। और ये कब तक चला, 1840 तक, 1850 तक, 40 तक, सॉरी 1840 तक फिलिप ड्यूक के नेक्स्ट सक्सेसर ने वहाँ पे रूल किया। अब आफ्टर द सक्सेसर ऑफ फिलिप ड्यूक, वहाँ पे उनका कोई बेटा नहीं था जो उसको आगे राज कर सके, तो ऑब्वियस ये फिर से एक वैसी सिचुएशन हो गई कि अब स्पेन का क्या होगा। तो अब अगेन देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन एट स्पेन, लेकिन उनकी जो बेटी थी मारिया थेरेसा, उसने बोला कि ही विल नाउ रूल द स्पेन। ऑब्वियसली फ्रांस तो उसको सपोर्ट ही करेगा, और उसके आसपास के जो एरियाज थे, बावरिया, फ्रांस, स्पेन, सार्दिनिया एंड प्रूसिया, ऑल दोज किंगडम्स सपोर्टेड मारिया। लेकिन ब्रिटेन, नीदरलैंड एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर, दे पीपल आर अगेंस्ट दैट क्लेम।
तो कोशिश हुई, थोड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन मारिया was found to be a very good ruler than expected, and she very skillfully ruled Spain for next 40 years. 40 years तक उसने स्पेन को काफ़ी इन्फ्लुएंशियली लीड किया। उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस भी किए जिससे स्पेन के लोग काफ़ी हद तक मारिया से खुश रहे। तो अगर हम बात करें तो 1780 तक स्पेन में मारिया ने रूल किया। उसके बाद अब 1780 तक आ गए हम। उसके बाद फिर जब व्हेन मारिया डाइड, उसके बाद अगेन देयर वाज अ सिचुएशन लाइक वॉर लाइक सिचुएशन, और वॉर में ये सिचुएशन चलती ही रही। So internal wars continued in Europe and Habsburg Empire lose Austria in 1789 to France. अब 1789 में जो वॉर हुई उसमें हैब्सबर्ग एम्पायर के हाथ से ऑस्ट्रिया भी निकल गया, और फ्रांस, अगर आप एक तरीके से देखें तो फ्रांस वॉज एक्सपेंडिंग। अब यहाँ पे फ्रांस का एक्सपेंशन चल रहा है। हमने देखा था 1789 में कि सिविल अनरेस्ट हुआ था। 1789 में हमने ये भी देखा था कि फ्रांस वॉज इंगेज्ड कॉन्टीन्यूसली इन वॉर्स। तो इस तरीके से घर में अनरेस्ट था लोगों का, लेकिन जो राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। तो उस सिचुएशन में अगर हम 1789 में पहुँचे तो फ्रांस वॉज कॉन्टीन्यूसली इन वॉर विद ऑस्ट्रियन एम्पायर। एक दूसरे से ज़मीन के ऊपर, एक्सपेंशन के ऊपर लड़ाइयाँ चल ही रही थी। फाइनली 1789 तक हमने देखा। उसके बाद जो मेन चीज़ हुई, ये वॉर लाइक सिचुएशन ऐसे ही चलती रही। फिर हमने देखा नेपोलियन ने कैसे ये सारा रीजन धीरे धीरे अपने अंडर ले लिया। फाइनली जब 1815 में वाइना, ट्रीटी ऑफ वाइना हुई, तो एज पर द ट्रीटी ऑफ वाइना हैब्सबर्ग एम्पायर लूज कंट्रोल ऑफ नीदरलैंड एंड गेट कंट्रोल इन एरियाज ऑफ नॉर्थर्न इटली। तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर की अब फाइनली ट्रीटी ऑफ वाइना तक अगर हम सिचुएशन देखें, सो व्हाट हैज़ हैपेंड कि हैब्सबर्ग एम्पायर ने धीरे धीरे ऑस्ट्रिया भी खो दिया फ्रांस को, और आसपास के उसको काफ़ी लॉस हो चुका था। तो फाइनली इन 1815 तक जब हम पहुँचे तो एज पर द ट्रीटी ऑफ वाइना हैब्सबर्ग हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ऑफ नीदरलैंड एंड गेट कंट्रोल इन एरियाज ऑफ नॉर्थर्न इटली। अब हैब्सबर्ग एम्पायर थोड़ा श्रिंक हो गया था 1850 तक, 15 तक, और उसके पास हाथ से ऑस्ट्रिया भी निकल गया था, स्पेन भी निकल गया था, और अब उसके पास बचे थे इटली के कुछ एरियाज, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इटली, और वो कुछ छोटे छोटे स्टेट्स जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में रहते हैं। सिर्फ हैब्सबर्ग एम्पायर वहाँ तक श्रिंक होके रह गया था। अब हमने देखा कि पोस्ट 1815 ट्रीटी ऑफ वाइना नेशनलिस्ट जो थे उनका जो थॉट प्रोसेस था टू इंटीग्रेट सिमिलर एरियाज इनटू अ नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज जिसको बोल सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोशिश की गई टू मेक नेशंस। कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक आइडिया सर्कुलेट हो ही रहे थे, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट बन रही थी, राजा के सब पावर्स धीरे धीरे पार्लियामेंट के साथ शेयर की जा रही थी। तो उस प्रोसेस में अब जो दो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हुए, दैट वाज यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। सबसे पहले इटली बिकम्स अ नेशन एंड देन जर्मनी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के बारे में अगर बात करें तो हम शुरू करते हैं नेपोलियन से। नेपोलियन हैज़ ब्रॉट फ्रेंच कल्चर इन जर्मन एंड इटालियन रीजन्स। ऑब्वियसली नेपोलियन ने जब इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस किया था तो कहीं ना कहीं एक फ्रेंच कल्चर है जो जर्मनी और इटालियन रीजन्स में आया था, एंड इट क्रिएट्स अनरेस्ट। इटालियंस को लगा कि इससे उनके कल्चर के ऊपर प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली दे आर लूजिंग देयर कल्चर, दे वांट टू रिस्टोर देयर कल्चर। और जो फिर ट्रीटी हुई 1815 की, तो अगर आप मैप में देखेंगे दो छोटे छोटे एरियाज, लैम्बोर्डिया एंड वेनेशिया, दे आर ग्रांटेड टू ऑस्ट्रिया इन दिस ट्रीटी। 1815 में ये जो दो रीजन्स थे ये किसको मिल गए थे 1815 में? ऑस्ट्रिया को। तो दिस region of Italy which was granted to Austria
वॉज अ सेटबैक। तो जो उस वक्त एक लीडर जो इटली की तरफ से इटली के नेशनलिज्म को जिसने रिप्रेजेंट किया वो था मजीनी। मजीनी वॉज द वन हु वॉज कैन बी सेड एज द फाउंडर ऑफ, या फिर हु एक्चुअली स्क्रिप्टेड द story of unification of Italy. He spread his voice clearly with the people, और उसने पॉलिटिक्स में आगे कैसे इन्फ्लुएंस किया, हाउ ही टेक सपोर्ट ऑफ लीडर्स, वो हम अभी आगे देखते हैं। अब आपने देखा कि नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ हैं वो सर्कुलेट किए मजीनी ने। ही सेड कि इटली की जो सोसाइटी है उसका जो अपना खुद का कल्चर है उसको स्टोर करने के लिए हमको फॉरेनर्स को यहाँ से निकालना होगा, यानी कि हमारा कल्चर हमको रिस्टोर करना है। तो लैंड ऑफ इटली शुड बी रूल्ड बाय द पीपल ऑफ इटली। तो उसने ऑब्वियसली अब उसको ये तो समझ में आ गया कि राजा है, ऐसे कैसे मिलेगी उसको, हाउ ही कैन इंटीग्रेट। ही आस्क्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट कौन था, किंग ऑफ सर्डिनिया। ही ट्राइज टू हेल्प। उसको जब उसने बोला कि हमको इटली एक देश बनाना है, इटली को इंटीग्रेट करना है इनटू अ सिंगल सोसाइटी, ही सीक्स हेल्प फ्रॉम द किंग ऑफ सर्डिनिया, बट वो नहीं हुआ। तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ जब उसने कोशिश की तो एक्चुअली में द लोम्बार्डिया और वेनिशिया जो इटली के दो रीजन्स थे वो भी हाथ से निकल गए इटली के। तो अब उसके बाद उसने फिर क्या किया कि भाई किंग ऑफ सर्डिनिया ट्राई टू हेल्प पर अचीव नहीं हो पाया। तो उस रीजन के साइड में अगर आप देखेंगे पिडमॉन्ट एक एरिया है जो काफ़ी रिच एरिया था, जिस जो विच इज़ एक्चुअली इकोनॉमिकली प्रॉस्परस। तो मजीनी ने अब किससे हेल्प मांगी, पिडमॉन्ट से हेल्प मांगी। जब उसको सर्डिनिया से हार गए थे और उनकी जो टेरिटरीज थी वो लूज़ हुई, तो देन ही सीक्स हेल्प। उसको समझ में आया कि पिडमॉन्ट मुझे हेल्प कर सकता है। पिडमॉन्ट के जो हालात हैं, उसके पास पैसा है, अच्छी आर्मी है, ही कैन हेल्प मी। जो पिडमॉन्ट के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम जो रूल कर रहे थे, उसको ही वॉज अ प्रैक्टिकल मैन। उसने कहा कि हाँ मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता था कि ऑस्ट्रिया को हराने के लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ, हम लोग मिलकर अगर उसको हराएं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसको लगा कि मुझे हेल्प चाहिएगी, हेल्प किससे मिलेगी। उसने फ्रांस के राजा से बात की कि दिस इज़ हाउ वी आर प्लानिंग। फ्रांस ने बोला हाँ ठीक है मैं आपको हेल्प करता हूँ। 1858 में एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ बिटवीन पिडमॉन्ट एंड फ्रांस, रूलर ऑफ द टाइम। ठीक है, उन्होंने मिलके ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर दिया और ऑस्ट्रिया को 1859 में दे डिफेटेड। और जो लोम्बार्डी जो रीजन था इटली के, अगर आप इटली का मैप देखेंगे तो वो मिल गया वापस पिडमॉन्ट को। अब उसने एक रीजन, एक टेरिटरी तो इटली की हासिल कर ली। अब नीचे अगर आप इटली के मैप पे देखेंगे तो देयर इज़ अ किंगडम ऑफ टू सिसाइल्स। वहाँ का जो रूलर था उसने अपनी फोर्सेस भेज दी इटली के ऊपर वाले रीजन में, पेपल स्टेट्स में उसने अपनी फोर्सेस भेज दी, क्योंकि उसको लगा कि ये वो ही वॉज अवेयर ऑफ सिचुएशंस गोइंग ऑन हिज नियर बाई एरियाज। अब जब ये बात पिडमॉन्ट को समझ में आई कि अगर यहाँ से किंगडम ऑफ टू सिसिल्स ने वहाँ पे रूल किया तो कहीं ना कहीं ये जो रेवोल्यूशनरी है या ये जो बंदा है ये उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ही वॉज अ मनार्क पिडमॉन्ट। तो उसने अपना किंगडम बचाने के लिए उसने अपनी फोर्सेस भेज दी एंड एक्चुअली इट हैपेंड अ वॉर विद पेपल स्टेट्स। और उसको जब वो वॉर हुई तो पिडमॉन्ट डिफीटेड गरिबाल्डी एंड ही वॉज मेड to transfer his territories to Piedmont king and he becomes the king of United Kingdom of Italy in 1861। तो 1861 में फाइनली फिर क्या हुआ कि पिडमॉन्ट के जो किंग ने पूरा का पूरा इटली धीरे धीरे कंट्रोल किया और उसने पिडमॉन्ट किंग ने वो रीजन
1861 में ही फॉर्म्स अ यूनाइटेड किंगडम ऑफ इटली। और उसके बाद जो नीचे का एरिया था गरिबाल्डी से उसने धीरे धीरे वो भी जीत लिया। एंड इन अपकमिंग नेक्स्ट 10 years he forms a kingdom of Italy. So यूरोप के रेवोल्यूशन की बात करें हम तो उसके उस ड्यूरेशन में एक किंगडम जो था, जो बन गया, जो एक नेशन था। हम बढ़ रहे थे। अगर हम अभी यूरोप की हिस्ट्री की बात करें, वी आर मूविंग फ्रॉम किंगडम्स टू द नेशंस। पीपल वांट टू फॉर्म नेशंस, राइट। हम किंगडम से नेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें जो एक अचीवमेंट थी, सिंगल यूनाइटेड किंगडम ऑफ इटली ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, इटालियन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अंडर द रूल ऑफ पिडमंट यूनाइटेड किंगडम ऑफ इटली इज फॉर्म्ड। अब अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी की क्या हुआ नेपोलियन वॉर्स के बाद। जर्मनी, अगर नेपोलियन से पहले की बात करें तो जर्मन कंसिस्ट ऑफ लूजली 300 स्टेट्स बाउंडली लूजली बाय होली रोमन एम्पायर। कहीं ना कहीं जर्मनी के अंदर छोटे छोटे 300 स्टेट्स थे जिसको कंट्रोल किया जा रहा था रोमन एम्पायर के थ्रू। इट वाज अ रोमन किंगडम विच वाज एक्चुअली कंट्रोलिंग द 300 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ जर्मनी। लेकिन जब नेपोलियन आया, ही डिसॉल्व्ड इट एंड ही क्रिएट्स अ कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन इन साउथर्न एंड वेस्टर्न जर्मनी। ऑस्ट्रिया अलग था, प्रूसिया अलग था, उसके अलावा जो रीजन था जिसको हम करंट जर्मनी बोलते हैं, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्फेडरेशंस। उसने एक वॉल की तरह बनाया था टू सेफ गार्ड हिज नेशन, राइट। हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ ही क्रिएटेड 2 फेडरेशंस, द साउथर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है। आफ्टर दिस जब ट्रीटी ऑफ वाइना हुई, तो ट्रीटी ऑफ वाइना में दिस फेडरेशन वाज डिसॉल्व्ड टू 39 स्टेट्स विद मोस्ट पावरफुल स्टेट बीइंग ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया। ये जो एरिया था जिसमें प्रूसिया एम्पायर अलग हो गया, ऑस्ट्रिया एम्पायर अलग हो गया, ये 39 स्टेट्स का एक फेडरेशन था जो जर्मनी था। तो एक्चुअली ऑफ पोस्ट 1815 अगर मैं बात करूं तो क्या था, अगर हम जर्मनी की बात करें, देयर आर 39 स्टेट्स लूजली बाउंडेड बिटवीन, एक साइड फ्रांस है, एक साइड ऑस्ट्रिया है, ऊपर प्रूसिया है, और बीच में ये कहीं ना कहीं 39 स्टेट्स हैं। अभी कुछ एक इंटीग्रेटेड नेशन नहीं है। पोस्ट दिस, अब अगर हम बात करें 1848 में तक ये सिचुएशन कुछ ना कुछ ऐसी ही रही, पर धीरे धीरे जो नेशनलिस्ट वेव थी, वो जिस वेव ने इटली को यूनिफाई किया, वैसे ही एक वेव जर्मनी में भी सर्कुलेट हुई जिसका एजेंडा था टू मेक जर्मनी इनटू अ सिंगल एम्पायर। ये जो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इन सबको जोड़ के एक एम्पायर बनाया जाए, ताकि जो फ्रांस और जो आस पास पावरफुल स्टेट्स हैं वो इस एरिया को इन्फ्लुएंस या हर्ट बार बार ना कर सकें। जो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया प्रूसियन किंग की तरफ, उसकी तरफ, क्योंकि अगर चारों तरफ दुश्मन होंगे तो ऑब्वियसली एम्पायर कैसे बनेगा, क्योंकि दे नो फ्रांस इज़ मोर पावरफुल, प्रूसिया इज़ मोर पावरफुल, ऑस्ट्रिया इज़ मोर पावरफुल। तो ये जो मास्टरमाइंड था इस यूनिफिकेशन का, ओटो वन बिस्मार्क, उसने सबसे पहले ये सोचा, या उस वक्त जो लोग, ये जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थे, उन्होंने सबसे पहले प्रूसिया के किंग की तरफ हाथ बढ़ाया कि लेट्स मेक दिस इनटू अ सिंगल पावरफुल नेशन, एंड दे ट्राइड टू सीक हेल्प फ्रॉम द प्रूसियन किंग। और जो रेवोल्यूशन चल रही थी, मिडिल क्लास रिफॉर्मर्स जो थे, उन्होंने फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट बनाई, जैसे फ्रांस में लोग इकट्ठा हुए थे। एंड जब ये यूनिफिकेशन के प्रोसेस पे कार्रवाई चल रही थी, उसी टाइम लोग इकट्ठा हुए, विच दे कॉल देमसेल्व्स एज पार्लियामेंट ऑफ फ्रैंकफर्ट, एंड दे डिसाइडेड दे विल राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्यूचर जर्मन एम्पायर। कहीं ना कहीं उनको फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग जर्मन एम्पायर दिख रहा था, और वो जर्मन एम्पायर कैसे चलाया जाएगा उसके लिए उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिया। दे नो देर आर सर्टेन फोर्सेस विच आर वर्किंग फॉर अ नेशन, लेकिन उस नेशन को रूल कैसे करना है उसके लिए कुछ रिफॉर्मर्स ने पैरेलली बैकग्राउंड में काम करना शुरू किया। दे कॉल देमसेल्व्स एज
पार्लियामेंट ऑफ फ्रैंकफर्ट। ठीक है, पार्लियामेंट, अब जो लोग लिख रहे थे वो थोड़े से उसके बीच में मतभेद कह सकते हैं आप, क्योंकि प्रूसिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, एक कैथोलिक प्रूसिया और एक प्रोटेस्टेंट प्रूसिया। ये हम अभी आगे देखेंगे, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कैथोलिक एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट। आप ये समझ सकते हैं एक रिलीजियन के ये में थोड़ा डिफरेंस है, एक कैथोलिक है एक प्रोटेस्टेंट है। तो जो कैथोलिक प्रूसिया है सिर्फ उसको लेकर ही हम जर्मन एम्पायर देखते हैं, या जो प्रोटेस्टेंट सेक्शन ऑफ प्रूसिया है हम उसको भी जर्मनी में देखते हैं। कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने बोला ओनली दैट कैथोलिक पोर्शन ऑफ प्रूसिया इज ओके। कुछ लोग थे जो प्रोटेस्टेंट सेक्शन को भी देख रहे थे। अब जो प्रूसिया है, ऑस्ट्रिया है, अगर हम उसकी बात करें तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे चल रही थी, बट इट वाज मोर इन प्रूसिया एज कंपेयर टू ऑस्ट्रिया। ये भी देखा जा रहा था विच पोर्शन इज़ रिच। देश की जब नई बाउंड्रीज खींचनी है तो वहाँ पे बस एक सिचुएशन थी, जो सिचुएशन का एनालिसिस था, जो बंदा ये देख रहा था यूनिफिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, ही वॉज एनालाइजिंग द सिचुएशन। ही कैन सी दैट अपर पोर्शन जो प्रूसिया वाला एम्पायर है दैट वाज अ रिच पोर्शन देन कंपेयर टू ऑस्ट्रिया, एंड उसके बीच में जो क्या कह सकते हैं आप, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं। उसने उन डिफरेंसेस को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करने की सोची। उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया दोनों को पहले यूज़ किया, और जो छोटे छोटे और जो स्टेट्स बीच में आ रहे थे यूनिफिकेशन के, पहले उनको हटाना शुरू किया। उसको पता है कि अभी ऑस्ट्रिया और प्रूसिया दोनों एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो ये छोटे छोटे रीजन्स हैं, स्किल्सविग एंड होल्स्टीन, इन रीजन्स को सबसे पहले मर्ज कर लिया जाए इनटू अ फेडरेशन। फिर इसके बाद इन दोनों को कैसे देखना है ये बाद में देखेंगे। तो जो सबसे पहले तालाब में छोटे छोटे मछलियाँ थी उनको हटाया गया, ताकि फिर उसके बाद जो बड़े रीजन्स बचेंगे उनको देखा जाए। उसने उस सिचुएशन को देखते हुए ही क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ वॉर इन 1866 बिटवीन द राइवल फोर्सेस दैट प्रूसियन एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर। ये जो नॉर्थन कॉन्फेडरेशन है, जो साउथर्न कॉन्फेडरेशन है, उसको यूनिफाई करने के लिए ही क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ वॉर। ही वॉज एक्चुअली he created that situation in 1867. Northern Confederation was integrated into one, with member states given many autonomies, the Prussian king being the head of confederation with responsibility of defense and foreign policy. Finally, after this war 1866 में जो नॉर्थन कॉन्फेडरेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया इनटू अ सिंगल नेशन। अभी जर्मनी पूरा एक नहीं हुआ, पर जो उसका नॉर्थन पोर्शन था, जो नॉर्थन कॉन्फेडरेशन है, इट वाज इंटीग्रेटेड, और जो प्रूसियन किंग है ही वाज मेड द हेड ऑफ कॉन्फेडरेशन। पर ऐसा नहीं था, उसके पास सब पावर्स थी। जो अलग अलग स्टेट्स थे, जो अलग अलग रूरल्स थे छोटे छोटे, उन सबको भी ऑटोनॉमी दी गई, उनको भी पावर दी गई। उन सबको बस इंटीग्रेट किया गया दैट वी आर वन। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हम सब एक हैं। और उसके लिए उसको जो लीड करेगा, ही वॉज द प्रूसियन किंग, ही वॉज डिक्लेयर्ड एज द हेड ऑफ दिस कॉन्फेडरेशन, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी की, कि इस नेशन को एक रखने के लिए जो फॉरेन पॉलिसी है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द किंग, और बाकी जो लोकल इश्यूज़ हैं या जो स्टेट को जो चलाना है, जो उसकी मैनेजमेंट है, दैट गोज़ विद द स्टेट्स। उनको उतनी, उनसे वो पावर छीनी नहीं गई थी। दे आर ऑटोनोमस, वो यानी कि खुद से ऑपरेट कर रहे थे, बट दे टुगेदर आर फॉर्म्ड एज अ वन नेशन। तो हमने नॉर्थन फेडरेशन को 1867 में एक कर लिया। अब बात आती है, नॉर्थन तो हो गया, अब साउथन को करना है। तो साउथर्न कॉन्फेडरेशन को जब हम ये पता चला कि अच्छा यहाँ पे तो प्रूसियन एम्पायर है, तो दे आर समहाउ थोड़ा सा दे हैव अप्रीहेंशंस इनटू देयर माइंड कि अच्छा भाई इस
नए एम्परर के साथ कैसे करना है, क्योंकि दे कैन सी द पावर इन नॉर्थ, ऑल द स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड, तो कहीं ना कहीं अनरेस्ट था साउदर्न सेक्शन में। दे उनको कहीं ना कहीं ये भी पता था कि इस तरफ अगर हम लेफ़्ट को देखेंगे तो फ्रांस है, फ्रांस इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर एक्सपेंशंस। अब नॉर्थ फेडरेशन को, आपके साउथ फेडरेशन को इस टाइम लीड कौन कर रहा था? विलियम ही। वो उसकी ये जो अप्रीहेंशन है, इसका फ़ायदा किसने उठाया? बिस्मार्क ने। ही यूज द अप्रीहेंशंस ऑफ साउथ कन्फेडरेशन एंड परसुएड देम टू अलाइव विद नॉर्थ फेडरेशन। उसने बोला कि या तो आप फ्रांस के हाथों वॉर लड़ोगे, अगर हम सब एक हो जाएं तो फ्रांस को, हमको डिफीट करने इजी नहीं रहेगा। अगर हम सब एक हो जाते हैं तो हमको किसी से कोई ख़तरा नहीं रहेगा। अभी ज़रूरत है कि हम लोग एक देश बनाएं, लाइक व्हाट हैज़ हैपेंड इन नॉर्दर्न जर्मनी। उनको ऑटोनॉमी मिली थी, उनको पावर मिली थी, ऐसा नहीं है कि उनसे सब पावर छीन ली गई थी। बस एक देश बनाने की बात थी कि हम ये डिक्लेयर करें वी आर वन, हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं, हम सब एक हैं। अगर फिर कोई भी किसी रीजन पे फ्रांस से या बाहर के किसी फॉरेन रूलर ने अटैक करने की कोशिश की तो वी विल स्टैंड टुगेदर एज अ वन। तो बिस्मार्क ने उस अप्रीहेंशन को यूज़ किया साउदर्न फेडरेशन की, एंड ही कन्विंस्ड हिम टू अलाइव विद द नॉर्थ फेडरेशन। और फिर एक सिचुएशन जो स्पेन में सिचुएशन हुई, जो ही प्रोवोक्ड अ सिचुएशन ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन। तो 1817 में देयर वाज अ वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रूसियन किंग। अब ये जब सब लोग एक हो गए, दिस रिजल्ट इन फ्रांस लूजिंग द लार्ज जर्मनी स्पीकिंग रीजन। उस वॉर को एजेंडा फ्रांस के ऊपर अपना कंट्रोल लेना नहीं था, लेकिन जर्मनी के जो रीजन्स फ्रांस के पास हैं वो फ्रांस से वापस लेना था। ही वॉज इंगेज्ड। फ्रांस का जो ध्यान था स्पेन की सिचुएशन में लगा के हमने क्या किया, जो जर्मनी ने अपने जो रीजन्स थे, जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे, उनको उन्होंने अपने किंगडम में मिला लिया। सो फाइनली यूजिंग दिस पॉलिटिक्स, बाय यूजिंग द वॉर टेक्टिक्स, फ्रांस को स्पेन की वॉर में लगा के नॉर्थर्न फेडरेशन को और साउदर्न कॉन्फेडरेशन को आपस में बैठा के उन दोनों को एक देश बना के फिर फ्रांस से वो रीजन्स जो जर्मनी स्पीकिंग रीजन्स थे उनको अपने साथ मिला के फाइनली व्हाट हैपेंड इन 1871, द जर्मन एम्पायर वाज डिक्लेयर्ड merging the northern federation with the southern federation, and united Germany is born, which results in a very powerful economic force. तो आज की वीडियो में हमने देखा ट्रीटी ऑफ वाइना के बारे में, हमने पढ़ा उसका इम्पैक्ट क्या हुआ यूरोप में। फिर हमने देखा यूरोप में के थॉट प्रोसेस में हम कैसे यूरोप की सोसाइटी को कैटेगराइज कर सकते हैं। हमने देखा लिबरल्स, रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। उसके बाद हमने हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में पढ़ा एंड हाउ इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इन द ईरा ऑफ रेवोल्यूशन इन यूरोप। फिर हमने देखा हाउ इटली इज़ इंटीग्रेटेड इनटू पावरफुल स्टेट्स, इटली और जर्मनी का इंटीग्रेशन इनटू अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, ठीक है। इस वीडियो में हम अभी इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट हमारी अपकमिंग सीक्वेंस ऑफ वीडियोस में हम और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या हुए यूरोप में उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा ये तो हमने सिर्फ पढ़ा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अलावा जो एक मेन चीज़ जो यूरोप में पढ़ने वाली है वो है इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन। इस ड्यूरेशन में वी सी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ यूरोप में हुई और which then moves into further part of the world. Europe was the center of industrial transformation into this period. In this century यूरोप में हम देखेंगे क्या क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए। उसके बाद हम थोड़ा रशियन एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये रशियन एम्पायर कैसे बना था, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी कैसे है, कैसे रशिया का इन्फ्लुएंस रहा यूरोप के एरिया में। उसके बाद ब्रिटेन की हिस्ट्री देखेंगे, उसके आसपास की जो कॉलोनीज़ हैं, ये जो
ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस है आसपास यूरोप में। इस वक्त इंडिया में भी दे पीपल आर, इंडिया इज़ वन ऑफ देयर कॉलोनीज ऑल्सो। उसके बाद हम यूएस की बात करेंगे कि यूरोप से पहले, अगर हमने जब सबसे पहली वीडियो देखी थी, हमने एक इमेज देखी थी, उस इमेज में सबसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सबसे आगे यूएस है। यूएस ने सबसे पहले डेमोक्रेटिक नेशन बनाया था। यूएस वॉज वंस ऑल्सो अ ब्रिटेन कॉलोनी। तो यूएस में वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ था, इंडिया में उसका इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, एंड एक्चुअली इन सब ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद हम लोग बढ़ कहाँ रहे हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर। 1914 में हम सबको पता है कि एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें कितने ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो जहाँ हमको लग रहा है वी आर मूविंग टूवर्ड्स बिल्डिंग ऑफ अ नेशन, वी आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स अ वॉर, वर्ल्ड वॉर वन। आई जस्ट होप कि आपको हम जो ये रिवोल्यूशन ऑफ यूरोप पढ़ रहे हैं वो समझ में आया होगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के एंड में बता सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन या कोई भी फीडबैक है आप मुझे बताइए, मैं आई विल ट्राई टू। अगर मुझे इसमें कुछ इम्प्रोवाइज़ करना है या कुछ चेंज करना है, दैट ऑल टुगेदर डिपेंड्स ऑन योर सजेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड इट यू कैन शेयर इट ऑल्सो। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू subscribe this channel School Station. Thank you.